दिस इज़ रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर IQ पे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, नेक्स्ट मंथ योर UP APU एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। और टारगेट फॉर IQ पे फिलहाल अभी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जहां पर हर डिफरेंट फैकल्टी वीडियो के माध्यम से हर वो महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको आपके साथ चर्चा में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ऐसे सवाल आपके सामने एग्ज़ाम में आए तो कम से कम उनके गलत होने की संभावना कम से कम हो या ना के बराबर हो। और आज की इसी चर्चा के अंदर आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्लॉज को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका जिक्र आपको CRPC के अंदर सेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे तो हर एक्ट या कोड के अंदर डेफिनेशंस क्लॉज हो या इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनके अंदर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसके बारे में लेजिस्लेचर का ये इंटेंट होता है कि ये टर्मिनोलॉजी पूरे के पूरे कोड या एक्ट के अंदर आपको कहीं पर भी नज़र आता है तो आपको इसका मतलब वही समझना चाहिए जो कि डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताया गया है। हाँ, अगर उस पर्टिकुलर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिस्लेचर का इंटेंट कुछ और होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर वो वर्ड यूज कर देते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। और यहाँ पे जो CRPC के अंदर सेक्शन 2 है जिसके अंदर डिफरेंट क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मान के चलिए कि आज की क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएगी इससे कम से कम 2 सवाल तो आपके सामने ज़रूर आएंगे प्रश्न के रूप में। तो आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए एक एक चीज़ को देखते हैं। और सिर्फ हमें यहाँ पर यही नहीं देखना है कि किस सेक्शन के किस क्लॉज में कौन से वर्ड का यूज़ किया गया है, बल्कि हमें उसके अंदर के कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए के तहत बात की गई है आपके बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों ही ऑफेंसेस के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ही ऑफेंसेस जो हैं आमतौर पे इनका जिक्र CRPC के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ राइट बेल होता है, यानी कि अगर आप सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए तैयार हैं तो संबंधित थाने से भी आपको बेल पे छोड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है। दैट मीन्स अल्टीमेटली द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड कि आपको जमानत पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, यानी कि यहाँ पर यह आपका एज अ मैटर ऑफ राइट बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ राइट है, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज C बात करता है आपसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, और कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी जिक्र आपको CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलता है। अब सवाल ये होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। तो देखिए, आमतौर पर ये वो अपराध होते हैं जो सीरियस इन नेचर के होते हैं, जिनकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, और आमतौर पे जितने भी ऑफेंसेस जो कॉग्निजेबल इन नेचर के होते हैं वहाँ पर पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि विदाउट वारंट वो आपको गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि इनकी ग्रेविटी को देखते हुए और इनकी सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस को अब ये नहीं करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू गो टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन दे विल नीड अ वारंट एंड ओनली आफ्टर दैट दे कैन अरेस्ट यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर अपराध अपने आप में एक कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय की कहानी को बयां कर रहा है, इतना पुलिस वालों के लिए पर्याप्त है आपकी गिरफ्तारी के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर सब क्लॉज D ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर ये बात करता है कंप्लेंट की। कंप्लेंट के अंदर 2 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। बेसिकली ये एक प्रकार का आरोप होता है या एलिगेशन होता है जो आप ओनली या रिटर्न में मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं। और मजिस्ट्रेट के सामने आप क्यों देते हैं? ताकि आप मजिस्ट्रेट को कह सकें कि हुजूर आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब कंप्लेंट जब आप करते हैं तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को जानते हो, या ये भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को ना जानते हो।
सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम कह सकते हैं कि आमतौर पे कंप्लेंट यूजुअली मजिस्ट्रेट को पेश की जाती है ओरल या रिटर्न रूप में हर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और आप उस व्यक्ति को या तो जानते होंगे और या तो नहीं जानते होंगे। लेकिन इस कंप्लेंट के अंदर आपकी पुलिस रिपोर्ट को शामिल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो ये जो सेक्शन 2 सब क्लॉज डी है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही नहीं पता होना चाहिए कि कंप्लेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, बल्कि कंप्लेंट के अंदर का जो इंग्रेडिएंट्स है या जो एसेंशियल्स हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 2 सब क्लॉज जी बात करता है आपके इंक्वायरी के रिगार्डिंग, और इंक्वायरी के अंदर भी एक चीज़ का जिक्र किया गया है कि बेसिकली ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, लेकिन आप इसको प्रॉपर ट्रायल नहीं कह सकते हैं। यानी कि ट्रायल से पहले की जो स्टेज होती है हम उसको इंक्वायरी कहें तो वो कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद आपका जो अगला पार्ट होता है वो होता है आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज एच के अंदर, जो बात करता है आपका इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेसिकली पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अथराइज किया गया है, वो प्रॉपर क्या काम करता है, इन्वेस्टिगेशन का काम करता है, यानी कि अन्वेषण का काम करता है। और उसका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है टू कलेक्ट दी एविडेंस, ताकि हम उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र को दाखिल कर सकें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकें। उसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज एल में बात की गई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। वैसे तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जो लेस सीरियस इन नेचर का होता है, और आमतौर पर इन ऑफेंसेस के अंदर पुलिस ना तो मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है, ना ही वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, वो भी तब तक जब तक कि संबंधित मजिस्ट्रेट का ऑर्डर उसको प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद सेक्शन 2 का सब क्लॉज एन ये बात करता है ऑफेंस के बारे में, और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ होता है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स के लिए, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कैटल ट्रेसपास एक्ट का भी जिक्र किया गया है, और उसके अंदर सेक्शन 20। तो ये पार्ट जो आपका ऑफेंस है ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसको कि आपके द्वारा नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सेक्शन 2 सब क्लॉज आर, ये बात करता है आपके पुलिस रिकॉर्ड या पुलिस रिपोर्ट के बारे में। तो आमतौर पे पुलिस रिपोर्ट के मतलब ये होता है कि आमतौर पे जब पुलिस ऑफिसर किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट 173 क्लॉज 2 के तहत वो अपनी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। तो आमतौर पे हम उसे पुलिस रिपोर्ट की संज्ञा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2WA में बात की गई है विक्टिम की। आमतौर पे विक्टिम जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति हो जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, या जिसको कोई लॉस हुआ हो, या जिसको कोई इंजरी कॉज हुई हो, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस विक्टिम के अंदर उसके गार्जियन और उसके लीगल हेयर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो आमतौर पे जो अक्यूज व्यक्ति होता है जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गलत करता है, तो हम न सिर्फ उसे ही विक्टिम की कैटेगरी में रखते हैं, बल्कि उसके जो भी गार्जियंस होते हैं वो लीगल होंगे, या जो भी उनके लीगल हेयर्स होते हैं हम उन्हें भी विक्टिम की परिभाषा के दायरे में लाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन 2 सब क्लॉज एक्स बात करता है आपसे वारंट केस के बारे में। और वारंट केस की अगर हम एग्जैक्ट परिभाषा को देखें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पे हर वो अपराध जिसके अंतर्गत सजा का प्रावधान 2 साल से ज़्यादा का है। कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डेथ सेंटेंस को देख के, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को देख के। तो आप इसको आसान से शब्दों में समझिए कि यूजुअली हर वो अपराध जिसके अंतर्गत सजा का प्रावधान आपका 2 साल से ज़्यादा का होता है उसको हम वारंट केस कहते हैं। और अगर हम 2 सब क्लॉज W की बात करते हैं तो ये बात करता है ऐसे ऑफेंसेस जो वारंट केस के परिव्यू के अंदर फॉल नहीं करते हैं, उनको यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं, समन्स केस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जहां एक तरफ वारंट के अंदर सजा का प्रावधान आपका 2 साल से ज्यादा का होगा, वहीं अगर हम समन्स केस की बात करें तो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के नजरिए से हम कह सकते हैं कि समन्स केस ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सजा या तो आपकी मैक्सिमम 2 साल तक होगी या तो 2 साल से कम होगी। तो अगर आप डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं सीआरपीसी के अंदर तो इसकी शुरुआत होती है सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए से और ये खत्म होता है सेक्शन 2 के सब क्लॉज वाई पे। वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 2A से लेके 2Y तक के सभी सीक्वेंस आपको याद हो, लेकिन अगर किसी वजह से वो याद नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम ये जिन चीज़ों का जिक्र आपके सामने किया गया है इसके रिगार्डिंग कोई भी आप
ढुलमुल रवैया मत अपनाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं ये सिर्फ यूपी एपीओ के दृष्टिकोण से ही है, बल्कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखते हैं तो अगर उसके अंदर सीआरपीसी एज अ सब्जेक्ट है तो वहाँ पे भी मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस आपको इन्हीं डेफिनेशन क्लॉज के अंदर से देखने को मिलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट the basics of the CRPC in context to the UP APO special series, and thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.